हेलो फ्रेंड्स, एक्ससीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 का अध्याय 10, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान में जीवन किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, साथ में इन क्षेत्रों में कैसे व्यापार होता है, साथ में देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं। तो सामान्यतः दो तरह के रेगिस्तान होते हैं, ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। तो इन्हीं गर्म रेगिस्तानों में हम सहारा को इस श्रेणी में डाल सकते हैं, जो अफ्रीका में स्थित महाद्वीप का सबसे बड़ा या फिर विश्व का सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि ये रेगिस्तानी एरिया है। वहीं पे ठंडा रेगिस्तान में हम भारत के लेह में स्थित जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ के रेगिस्तान यानी वो ठंडे रेगिस्तान के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरुआत में बताया गया कि जल जो है पौधों के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है कि इसके बिना ना ही फसल उग सकती है, ना ही मवेशियों को चरने के लिए घास मिल सकता है, ना ही लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। तो किस तरह से जो लोग हैं उन स्थानों पर जीवित रहते हैं जहाँ पर ये दशाएं यानी जल इतना सुलभ और अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया, वहाँ पे जल की कमी बहुत होती है। जैसे कि आप रेगिस्तान का उदाहरण देख सकते हो कि वहाँ पे कोसों औरतें दूर दूर क्षेत्रों तक जाकर जल के मटके पर धारण किए हुए पैदल चलकर जल भरने जाती हैं। तो ये जल की कमी के कारण ही तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जो है या फिर इस वक्त अन्य क्षेत्रों पर ऐसी विभिन्नता देखने को मिलती है जल में कि कई क्षेत्र रेगिस्तानी है तो कहीं पर जल की वर्षा यानी बहुत बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसी जो असमानता क्यों देखने को मिलती है जलवायु दशा में? ऐसा होता है उनकी जलवायु स्थिति के कारण, उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण। जैसे कि हम देखते हैं कि विश्व में जो रेगिस्तान पाए गए हैं इनमें अधिकतर रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, यहाँ वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती है और तापमान जो है बहुत अधिक होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो तरह के बांटे गए हैं इस चैप्टर में, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि करना चालू कर देते हैं, यानी वहाँ पे कृषि करके बसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे रेगिस्तान की डेफिनेशन दी है कि यह शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान की होती है उसी को रेगिस्तान कहते हैं, और जहाँ पे जो है वनस्पतियां बहुत विरल पाई जाती हैं। तो ये रेगिस्तान की डेफिनेशन है कि ये तो अधिकांश शुष्क प्रदेश ही होते हैं जहाँ पे गर्मी अधिक होती है और रात के समय तापमान एकदम निम्न हो जाता है, तो वहीं पे दिन के समय जो तापमान है अत्यधिक उच्च होता है। और यहाँ पे वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र में वनस्पतियां नाम मात्र की मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर गर्म रेगिस्तान सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं पे भारत का जो क्षेत्र है आप देख सकते हो कि 3.2 लाख वर्ग क्षेत्र पे, यानी इस जो 8.54 लाख एरिया है इसका, इस पर दो भारत आराम से बस सकते हैं, इतना बड़ा ये रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है जिनके नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनासिया और पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते ही आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभर उठता होगा कि रेगिस्तान का मतलब तो रेत भरा वाला एरिया होगा। लेकिन सहारा की बात करें तो यहाँ पे मरुस्थल में बालू के साथ साथ बंजर के मैदानी क्षेत्र भी मिले हैं, यानी बंजर के मैदान क्षेत्र भी मिले हैं, साथ साथ नग्न चट्टानी सतहें भी यहाँ पे उपस्थित है। इस तरह की आप चट्टानें देख रहे हो तो ये भी इस रेगिस्तान में देखने को मिलती है और ये चट्टानें लगभग 2500 मीटर तक ऊंची हैं। जैसे कि आप इस मैप को ध्यान से देखिए कि ये सहारा का एरिया है, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके 11 देशों से घिरा है। ये माली, नाइजर, चाड, सूडान, फिर यहाँ पे भूमध्य रेखा है स्थित है, यहाँ पे टूनेशिया है, यहाँ पे पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है, मेरिटानिया है। तो ये आपको आकृति इसके ध्यान में रखनी है मैप के अनुसार कि कहाँ पे स्थित है। साथ में आप देखिएगा कि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजर रही है, तो कर्क रेखा इसको काटती हुई ही आगे बढ़ती है, मतलब प्रसारित होती है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट उसको देख लेते हैं। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था।
सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ थी, मगर पाए जाते थे, साथ में अन्य जीव भी पाए जाते थे, जैसे कि शेर है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, भेड़, बकरियाँ आदि यहाँ पे पाए जाते थे। परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पे गर्म और शुष्क प्रदेश में यह पूरी तरह बदल गया। यानी पहले यहाँ पे जीवन था, लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन हुआ और इसके कारण जो है यहाँ पे जलवायु दशाएं बदली और धीरे-धीरे ये पूरी तरह से शुष्क प्रदेश और रेतीले क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया। गर्म रेगिस्तान सहारा के क्षेत्रों यानी जो महाद्वीप पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप पे, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है उसे देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। वहाँ वर्षा ऋतु में अल्पकाल में ही वर्षा होती है, यानी ज्यादा अधिक समय तक वर्षा नहीं होती है, थोड़ी वर्षा होगी वो भी नामात्र की। यहाँ जो आकाश है बादल रहित है और निर्मल है, यानी अगर बादल ही नहीं बनेंगे ऊपर तो बादल ऑब्वियसली वहाँ पे जो है बादल है आकाश है स्वच्छ रहेगा। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा यहाँ पे जो है नमी वाष्पित हो जाती है, तुरंत ही इतना तीव्र गर्मी पड़ती है इस एरिया पे कि जो नमी है पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है। दिन जो है अविश्वसनीय रूप से गर्म रहता है। दिन के समय तापमान यहाँ पे नोटिस किया गया है एवरेज होता है 50 डिग्री सेल्सियस और रात के समय जो इसका तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरह से यहाँ पे जो तापमान की विभिन्नता एक बहुत गहरी असमानता देखने को मिलती है। तो इसके तापमान विकिरण होने से चारों तरफ जो है सब कुछ गर्म हो जाता है, क्योंकि जब ताप विकिरण होगा यानी मान लीजिए कि विकिरण का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और ताप ये सूर्य ताप के कारण जो है सतह गर्म हो रही है। यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो भी तो एक तरह से पत्थर की चट्टानें ठोस हैं, वो जल्दी से गर्म हो जाएंगी और ठोस चट्टानें जल्दी गर्म होंगी तो अपने आसपास की हवा को भी गर्म करेंगे जल्दी जल्दी, और जिसके कारण जो ये हवा जाएगी जिन क्षेत्रों में वो एरिया भी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। इस कारण से जो है ताप विकिरण होता है, यानी ताप का एक जगह से दूसरी जगह प्रसारण होता है और उसके कारण जो है चारों तरफ यह पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से रात के समय अत्यधिक ठंडी होती है, लगभग हिमांक बिंदु यानी 0 सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान रात के समय पहुंच जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो सहारा का अल्जीरिया क्षेत्र जो है अल जजिया क्षेत्र जो त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, जहाँ पर जो तापमान है 1922 में मापा गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस था, यानी इतना उच्च तापमान इस अल्जीरिया में नोटिस किया गया है 1922 में। गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों की वनस्पति और प्राणी जात के बारे में बात कर लें कि यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां और प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। तो सामान्य वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरु उद्यान यानी मरुस्थलीय के साथ साथ उद्यान वाले क्षेत्र भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे हमें खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं और इसी के कारण जो है यह हरित द्वीप के समान प्रतीत होता है। यहाँ पे प्राणियों में जो बात करें तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप जैसी जो प्राणी हैं देखने को मिलते हैं। साथ में छिपकली की जैसे जीव जंतु भी यहाँ पे छोटे आकार के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। ये मरु उद्यान जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इलाकों में पानी जमा हो जाता है तो यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं। ज्यादातर जो पेड़ पौधों में कैक्टस, खजूर तो एक तरह से मरुस्थल में उद्यान का निर्माण करते हैं या फिर उद्यान की तरफ प्रतीत होता है, इसी के कारण इसको मरु उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है कि वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पे मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, यानी ये पहले माना जाता था कि ये जो है समुद्र में स्थित था या फिर यहाँ पे नदियाँ थी तभी तो यहाँ पे मछलियाँ मिलती होंगी। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये पूरी तरह रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। अब तेल की खोज इन्हीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में हुई, यानी साउथ अफ्रीका वाला एरिया है, वहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र है, वहाँ पे तेल के भंडार मिले हैं। तो इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन तेजी से हो रहा है, यानी यहाँ पे तेल के भंडार मिलने के कारण यहाँ पे विकास देखने को मिला है और इसके कारण जो है तेल के भंडार के साथ साथ यहाँ पर लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम के क्षेत्र भी मिले हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में इसके कारण परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि अगर तेल के भंडार मिलेंगे तो उसको बेचकर वो देश कहीं ना कहीं अन्य संसाधनों को जुटाकर अपना विकास करेंगे, तो इसके कारण वहाँ की जीवन शैली भी विकसित होगी, यानी लोगों की जीवन स्थिति में सुधार आएगा। साथ में जो है वहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट होगा, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा।
तो ये सब कहीं न कहीं कृषि के कारण कुछ इलाकों में हुआ, उनके कारण हुआ, तेल के भंडार मिलने के कारण हुआ और साथ में जब ये सब हुआ तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आई और धीरे-धीरे सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन वहाँ पे देखने में आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊँचे काँच की खिड़कियाँ वाले भवन हैं, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार जहाँ ऊँटों के द्वारा किया जाता था वहीं तक वहाँ पे आ गए हैं। तुआरेगा लोग विदेशी पर्यटक के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करें क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही रहते हैं तो वो एक तरह से गाइड का काम करते हैं उन क्षेत्रों में। जैसे कि आप टूरिस्ट के लिए जाओगे तो ये लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करेंगे, कहाँ पे क्या स्थित है, दिखाएँगे एक तरह से। तो टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं तुआरेगा लोग। यहाँ पे कुछ फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। मान लीजिए कि ये रेत पूरा जो रेगिस्तान वाला एरिया है और पवन के कारण ये जो रेत है उड़ के एक स्थान से दूसरी जगह चली गई। तो यहाँ पे तो खाली हो जाएगा यानी गर्त का निर्माण हो जाएगा और गर्त बनने से यहाँ पे भूमिगत जल है वो सतह पे आ जाएगा और वहाँ पे जो है मरु उद्यान यानी मरुस्थल में उद्यान मतलब बाग बन जाते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी-कभी यह मरुद्यान सामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है यानी आकार में बड़ा देखने में आता है जैसे कि मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की कि ये लद्दाख में किस तरह का ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ का जीवन और यहाँ के लोग और यहाँ के वन्य जीव। अब ठंडा रेगिस्तान की बात कर लेते हैं जो है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित जो लद्दाख है एक ठंडा रेगिस्तानी है जो मतलब आप भारत का ये उत्तर पूर्वी इलाका देखोगे तो वो पूरा हिमालय से घिरा हुआ है और उसी में स्थित है लद्दाख। तो यहाँ पे जो लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है तो दक्षिण में जो है लश्कर पर्वत देखने को मिलता है। लद्दाख से होकर नदियां बहती हैं अनेक जिनमें जो है सिंधु नदी मुख्य है। ये नदियां गहरी घाटियां और गार्ज का निर्माण करती हैं। अब गार्ज का मतलब क्या है कि नदियां अगर इन पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हैं तो कई बार क्या होता है कि नदियां की धार इतनी तेज होती है कि वो पर्वतों को भी काट कर मतलब इस तरह से मारती हुई, इसको चोट करती हुई, भंगुर करती हुई उसको पार कर जाती हैं। तो इस तरह से बड़े-बड़े गार्ज और महाखंड वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे कि ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम को ले तो वो 8000 मीटर तक होती है यानी लगभग 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर ऊंचाई तक यह लद्दाख वाला क्षेत्र है पूरी इतनी ऊंचाई पर। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। एक हिमालय के पास है और ऊंचाई भी है तो यहाँ का जो जलवायु है शीतल यानी ठंडा रहेगा, शुष्क रहेगा। इस ऊंचाई पर वायु परत भी जो वायु है वो भी पतली होती है जैसा कि हम देखते हैं ऊंचाई के साथ साथ वायु में भी कमी आती है, तापमान में भी कमी आती है उसी तरह, जिससे कि सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। यानी जब हवा कम होगा तो सूर्य का ताप यहाँ पे अधिक महसूस होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है तो रात के समय जो है तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंड हो जाता है यानी एकदम ठंडी जम जाती है, बर्फीला पूरा एरिया हो जाता है और तापमान लगभग जो है -40 डिग्री तक चला जाता है यानी उससे भी नीचे चला जाता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ पे जो है वर्षा भी कम ही होती है। अब हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र से क्या अर्थ है, मान लीजिए कि यहाँ पे हिमालय स्थित है और यहाँ पे जो है लद्दाख वाला एरिया है तो बरसात वाला पवनें जब उड़ेंगी मानसूनी पवनें तो हिमालय से टकराकर जो पर्वत श्रेणियां वहीं पे वर्षा कर देंगी और इस साइड नहीं जाएंगी मतलब जिसके पीछे ये लद्दाख से पूरा स्थित है तो वहां पे वर्षा होगा ही नहीं, इसलिए वो वृष्टि छाया यानी वृष्टि की छाया के कारण वहां पे वर्षा कम होगी और वहां पे वर्षा कम होगी तो वहां पे वनस्पतियों में विभिन्नता, वन्य जीवों में विभिन्नता बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे जल ही नहीं उतना होगा तो वनस्पतियां भी कैसे उग पाएंगी। तो इस तरह से ये जो एरिया है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर ही यहाँ पे प्रतिवर्ष वर्षा होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज चलने वाले सूर्य ताप का अनुभव होता है यानी एक तो पतली हवा वाला आवरण है तो सूर्य का ताप भी तेज महसूस होता है
साथ में बर्फीली हवा यानी ठंडी भी खूब महसूस होती है, यानी ठंडी और गर्मी का एक मिक्सचर है, आप कह सकते हो। सूर्य की धूप यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर इस इलाके में जाते हो और मान लीजिए कि आप एक तरफ तो सूर्य की तरफ मुंह करके बैठे हो, तो आप एक धूप को महसूस करोगे। वहीं पे अगर आपका पाँव आपकी छाया से ढका होगा किसी से, तो वहीं पे आप ठंडी का साथ में महसूस करोगे, यानी ठंडी और गर्मी का एहसास ये एक ही समय में ये क्षेत्र दिलाते हैं। इस तरह का यहाँ पे जलवायु देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट उनको देख लेते हैं। तो लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है, लाख का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और वहीं पे दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रा वाला देश। यहाँ पे दूसरा फैक्ट जो है वो है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से जो द्रास आता है, जो लद्दाख में स्थित है, यानी पृथ्वी पर अगर सबसे ठंडे स्थानों में अगर इसको गिना जाता है लद्दाख के क्षेत्र को। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि, यानी बर्फ की भूमि। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे लेह स्थित है और इसके दक्षिण में जास्कर है, इसके उत्तर में जो है काराकोरम है। इसी तरह से जो ये हिमालय की ये श्रेणी से ये ढका हुआ है, यहाँ से सिंधु नदी बह रही है और यहाँ पे कई दर्रे मिलते हैं, जैसे कि बारालाचा, जोजिला दर्रा, इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये मैप के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर का एरिया, और यहाँ पे गिलगित वाला एरिया है, साथ में यहाँ पे पीओके वाला एरिया आता है, पाकिस्तान जिस पे कब्जा किया है कश्मीर का भाग को। तो इस तरह से ये क्षेत्र आपको मैप को ध्यान में रखना है। अब ठंडे रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाले वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी वनस्पतियां और प्राणी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये तो इलाका है पूरा उच्च शुष्कता होता है, अतः यहाँ पे वनस्पतियां जो है बहुत कम मिलती है, और विरल का अर्थ होता है बहुत कम मात्रा में मिलना। यहाँ जानवरों को चराने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां देखने को मिलती है। घाटी में सरपत और पालर के उपवन देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ फलवित होते यानी उग जाते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोन, रेवन, कूप जैसे पक्षी देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ पक्षी जो हैं प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ पशुओं में जो दूध देने वाले, मांस देने वाले और खाल प्राप्त करने वाले भी होते हैं, जिनको पाला जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। यहाँ के दूध जो याक होता है, याक के दूध का उपयोग जो है पनीर और मक्खन के लिए किया जाता है। भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्रों बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने गर्म रेगिस्तान में जो लोग हैं भेड़ बकरी का पालन कर रहे हैं, तो वो भी ऊनी वस्त्रों के लिए, उनके दूध का इस्तेमाल करने के लिए ही भेड़ बकरियों का पालन कर रहे हैं। वहीं पे आप ये समानता देख सकते हो कि ठंडे इलाकों यानी ठंडे रेगिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो भी इन जानवरों को इसीलिए पाल रहे हैं क्योंकि उनसे वो ऊन और दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे कुछ फैक्ट है उनको देख लेते हैं। यानी चीरू और तिब्बती एंटीलोप जो है एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार किया जाता था ऊन के लिए, और माना जाता था कि इसका ऊन जो है अत्यधिक गर्म होता था और वजन में हल्का होता था, और इससे मिलने वाले ऊन को जो है शाहतूत कहा जाता था, और इसी के कारण जो है लोग इसका शिकार करते थे। और आज ऐसा हो गया है कि ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। ठंडे रेगिस्तान के लोगों के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो कौन है और इनकी क्या संस्कृति है। तो अधिकांश जो है लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के निवासी के बीच एक समानता पाते हैं, और इनमें एक ही समानता यह है कि अधिकांश यहाँ के लोग जो हैं वो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोप के साथ स्थित है। गोप का मतलब होता है इस तरह के मठ होते हैं, उनको गोप कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं जैसे कि हेमिस है, थिक्से है, लामायू है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो हैं जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जो है जलवायु इतनी कठिन हो जाता है कि लोगों को खेती करने का मतलब मौका ही नहीं मिलता है, इतनी ठंडी रहती है। तो इसलिए वो अन्य कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव में ये लोग व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ की महिलाएं अधिक परिश्रमी हैं, वे केवल खेतों
में ही काम नहीं करती या फिर घरों के ही काम नहीं करती, बल्कि वो छोटे व्यवसायों में भी और दुकानों को भी संभालती हैं। इसी तरह लद्दाख की राजधानी लेह जो है, यहाँ पर सड़क और वायु मार्ग भली-भांति जुड़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी को जोड़ता है, यानी लेह वाला इलाका है, वहां से कश्मीर को जोड़ने वाला हाईवे नंबर A1 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमें ये संस्कृति देखने को मिलती है। क्रिकेट का अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इन ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में अन्य क्रियाकलापों की बात करें तो यहाँ पे सबसे मुख्य क्रियाकलाप होता है पर्यटन का, कि ये क्षेत्र जो है पर्यटन के लिए बहुत प्रख्यात है। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पे आते हैं पर्यटन के लिए। गुफा के दर्शन, जो मठ होते हैं उनके दर्शन करने के लिए, घास के मैदान, हिम नदों को सैर करने के लिए, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने के लिए जो ये क्षेत्र है पर्यटक का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे भी अब बदलाव हो रहा है। जो पारंपरिक जीवन शैली से लोग अब आधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं। फिर भी जो लद्दाख के लोग हैं शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी एक तरह से उन्होंने अपनी प्रकृति के साथ और खुद के जीवन को इस तरह ढाल दिया है कि दोनों के बीच संतुलन रहे, और इसके अनुसार उन्होंने जीना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्यता से इनका उपयोग करते हैं। यानी इनको पता है कि ये सब चीजें कितनी दुर्लभ हैं, तो इसलिए इनका उपयोग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार और मितव्यता से करते हैं कि अधिक से अधिक कम से कम चीज में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। इस तरह का इनका व्यवहार होता है, और ज्यादा से ज्यादा ये कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, यानी फेंकते नहीं है। जितना संभव हो सके उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे मनाली है, और ये जो है कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ से जो राजमार्ग जाता है वो 4 दर्रों से गुजरता है। पहला जो दर्रा है रोहतांग ला, दूसरा बारालाचा ला, फिर है नुंगालाचा ला, वहीं पे टंगलंग ला। इस तरह से ये 4 दर्रे हैं। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब गर्मी का मौसम होता है। बाकी समय जो है थोड़ा बहुत बाकी इलाका जो बाकी समय जो है ये बर्फ से ढका रहता है, और जब बर्फ को हटाया जाता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस राजमार्ग का। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र और गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग किस तरह से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, कौन से प्राणी जीव पाए जाते हैं, और यहाँ के लोगों की क्या क्रियाविधि है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।